ओम ओम। आज हम ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है उसके ऑब्जेक्टिव जो जीके है उसके प्रश्नों को देखेंगे। जो आज का ये मेरा दूसरा वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था का। भारतीय राज्य व्यवस्था का क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था का ये क्या है, दूसरा वीडियो है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम पेज नंबर 141 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसमें हम 141 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे और ये दूसरा वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था का। और 141 से 150 नंबर प्रश्नों को देखेंगे और ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है ये सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या वीपीएससी या दरोगा का या फिर रेलवे, एसएससी बैंक, एनी अदर जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँच सके। ठीक है, शुरू करते हैं। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 का। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 का। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, ये गलत है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है। दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, ये गलत है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची। भारतीय संविधान की कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्निविष्ट है। कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्निविष्ट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में। जो 6ठी अनुसूची के प्रावधान है वह सिक्किम और नागालैंड में लागू नहीं होते हैं।
यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? अनुसूची पहली को। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को। निम्न में से कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? पांचवी अनुसूची में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? पांचवी अनुसूची में। निम्न में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? आठवीं अनुसूची। कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? आठवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। 9वीं, 11वीं और 10वीं ये सब बाद में जोड़ी गई है। संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ शुरू से था और बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। अनुसूची 9, 10, 11 और 12। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? दूसरी अनुसूची भाषा, ये गलत है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया, सही है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, सही है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन के बारे में है, सही है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है, सही है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है, सही है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप से संबंधित है, सही है। तीसरी अनुसूची जो शपथ या अभिवचन के स्वरूप से संबंधित है, तीसरी जो अनुसूची है शपथ या अभिवचन के स्वरूप से संबंधित है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजित करती है? राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच। भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। सूची 1 और सूची 2। मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई है। मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में दी गई है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में दी गई है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहली अनुसूची में दी गई है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहली अनुसूची में दी गई है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में दी गई है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में दी गई है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में 5वीं अनुसूची में दी गई है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में 5वीं अनुसूची में दी गई है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका अनुसूची से संबंधित विषय है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के बारे में दिया गया। चतुर्थ अनुसूची का विषय है राज्यसभा। चतुर्थ अनुसूची का विषय है राज्यसभा। षष्ठी अनुसूची का विषय है जनजातीय क्षेत्र। 6वीं अनुसूची का विषय है जनजातीय क्षेत्र। षष्ठ अनुसूची का विषय है जनजातीय क्षेत्र। अष्टम अनुसूची का विषय है भाषा। अष्टम अनुसूची का विषय है भाषा। नवम अनुसूची का विषय है भूमि सुधार। नवम अनुसूची का विषय है भूमि सुधार। नवम अनुसूची का विषय है भूमि सुधार। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुसूची उसका विषय दिया गया है। तृतीय अनुसूची जो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची का विषय है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। चतुर्थ अनुसूची का विषय है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। चतुर्थ अनुसूची का विषय है राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची का विषय है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची। सातवीं अनुसूची का विषय है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची। सातवीं अनुसूची का विषय है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची। आठवीं अनुसूची का विषय है भाषा। आठवीं अनुसूची भाषा। आठवीं अनुसूची का विषय है भाषा। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान के अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध और सूची 2 में है उसकी अनुसूचियाँ।
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची में आती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो है वह छठी अनुसूची में आती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो है वह छठी अनुसूची में आती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जो है अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची में आती है। अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची में आती है। अखिल भारतीय सेवाएं जो है 7वीं अनुसूची में आती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2री अनुसूची में आती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2री अनुसूची में आती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2री अनुसूची में आती है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण 5वीं अनुसूची में आता है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो है 5वीं अनुसूची में आता ही है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण 5वीं अनुसूची में आता है। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध, सूची 2 में है संबंधित अनुसूची। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते 2वीं अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते 2वीं अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते 2वीं अनुसूची में है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता का शपथ 3री अनुसूची में है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ 3री अनुसूची में है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र का विषय 4th अनुसूची में है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र का विषय 4th अनुसूची में है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र के विषय 4th अनुसूची में है। इस प्रकार इसका आंसर कितना होगा? डी। निम्न युगों में से कौन सा युग संविधान की अनुसूची के विषय में सम्मिलित नहीं है? 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थान का आवंटन, ये गलत है। 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, सही है। 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, सही है। 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, सही है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, सही है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएं हैं। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएं हैं। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपबंध है। क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपबंध जो है 5वीं अनुसूची में आती है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपबंध जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसमें पढ़ेंगे संविधान की अनुच्छेद। पढ़ेंगे संविधान की अनुच्छेद। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में।
निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के द्वारा किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसकी आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 के भीतर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के 1 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का संविधान न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत में गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 के 1A में। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 के A में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है? अनुच्छेद 51 के A में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है? अनुच्छेद 51 के A में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में दिया गया है। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61 में। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम
निर्धारित करता है। अनुच्छेद 75 संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अनुच्छेद 75 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 76 कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 85 कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति संविधान को अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 के में संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 108 में धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में अनुच्छेद 110 जो है वह धन विधेयक से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के संस्कृति कोष से संबंधित है। अनुच्छेद 112 के 29 अनुच्छेद 148 के 6 और अनुच्छेद 146 के 3 भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के संस्कृति कोष से संबंधित है। अनुच्छेद 112 के 29 अनुच्छेद 148 के 6 और अनुच्छेद 146 के 3 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 123 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 123 संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। अनुच्छेद 137 में संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों का आबद्ध कर होगी। अनुच्छेद 141 संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। अनुच्छेद 141 में और देखेंगे पेज नंबर 143 है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32 है। भारतीय इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32 है। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 233 में संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 233 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। अनुच्छेद 245 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। अनुच्छेद 245 है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। अनुच्छेद 248 है।
किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के। भारतीय संविधान के 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 में। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 के बीच में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के तहत है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के अंतर्गत है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 के क में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 311। किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 311। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 है के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? अनुच्छेद 331 के तहत है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? अनुच्छेद 331 के तहत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 343 के एक में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 343 के एक में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगा? अनुच्छेद 343 में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में। संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 343 में। संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343 में।
भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352 के। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352 के। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से और अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय शासन से, मतलब जो वित्तीय आपातकाल संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल संबंधित है और अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। संविधान किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकती है? अनुच्छेद 360 के। संविधान किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360 के। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह अनुच्छेद 352 में है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 368 है किसके संबंध में है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति के रूप में है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? अनुच्छेद 356 का प्रयोग। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? अनुच्छेद 356 का प्रयोग। 356 क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 किस असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है नागालैंड को? भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है नागालैंड को? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में भेदभाव से के खिलाफ कानून दिया गया है। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 371 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत में पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत में पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है? अनुच्छेद 29 व 30 है। संविधान की अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व का संरक्षण तथा अपनी
पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व का संचालन अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत है। संविधान के इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 350 में संविधान के इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350 में कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 105 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आधारभूत शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद जो 51 है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अनुसार भारत प्रत्येक राज्य का कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 258 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अनुच्छेद 258 में कहा गया है। भारत के संविधान के निम्न में अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 में कहा गया है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 में कहा गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? हैदराबाद और कर्नाटक को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? हैदराबाद और कर्नाटक को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 में कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में। भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 के ए में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 के ए से। राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के तहत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है।
निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360 का उपयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? अनुच्छेद 360 का उपयोग। अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है और अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। पढ़ेंगे पेज नंबर 45 है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। किस राज्य की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 335 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 355 में। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 371 के ग में मेघालय, ये गलत है। 371 के क में नागालैंड संबंधित राज्य दिया गया, सही है। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड से संबंधित राज्य है। अनुच्छेद 371 के क से संबंधित राज्य है नागालैंड। अनुच्छेद 371 के ख से संबंधित राज्य है असम। अनुच्छेद 371 के ख से संबंधित राज्य है असम। अनुच्छेद 371 के ख से संबंधित राज्य है असम। अनुच्छेद 371 के घ से संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 371 के घ से संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 371 के घ से संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इनमें से कोई नहीं। भारतीय नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद समान नागरिक संहिता संबंधित है? अनुच्छेद 44 है। कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता संबंधित है? अनुच्छेद 44 है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19 के तहत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39 के ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39 के ए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 347 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 343 में। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28 है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149 है। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149 है। भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत। भारत के किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत है। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? अनुच्छेद 361 के तहत है। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति
अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। अनुच्छेद 361 के तहत है। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि की सहायता है सही है। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का और कार्यपालिका से पृथकीकरण है, ये गलत है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि की सहायता के बारे में दिया गया सही है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि की सहायता है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि की सहायता है सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद और वस्तु अंतर्विष्ट है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 164 है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 164 है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर चुनिए। सूची का संस्थान अनुच्छेद है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 में दिया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में दिया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में दिया गया है। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में दिया गया है। वित्त आयोग 280 में दिया गया है। वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए में दिया गया है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए में दिया गया है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए में दिया गया है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में दिया गया है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। सूचियों को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। सारे सूचियों को नीचे दिए कूट कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद है प्रावधान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद के 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है। अनुच्छेद 94 जो दिया गया है वह स्पीकर को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 39 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारत एक है राज्यों का संघ। भारत एक है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ के रूप में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को।
राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति की। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति की। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। निम्न में कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। अन्य राजवारों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित होना किया? जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। अन्य राजवारों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल व बीपी मेनन ने। किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल व बीपी मेनन ने। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने भारतीय संघ को देशी रजवाड़ों को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 28 राज्य हैं। 222 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 28 राज्य हैं। संविधान के परिवर्तनीय के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा ड में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956 में। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा ड में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? पोती श्री रामुलु का। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? पोती श्री रामुलु का। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली की। मूल संविधान में 4 राज्यों का अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। निम्न में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? 1956 में। किस वर्ष भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? 1956 में। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र का। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र का। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 28 व 8। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 28 राज्य और 8 राज्य क्षेत्र हैं। भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में सही है 8 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं।
अब पढ़ेंगे पेज नंबर 147 है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। निम्न में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड। निम्न में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड। लक्षद्वीप, लद्दाख और पुदुचेरी ये सब संघ शासित प्रदेश है। कौन भारत का एक संघ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा क्या है? राज्य है। चंडीगढ़ है, पुडुचेरी और लक्षद्वीप ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम। मिजोरम जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मिजोरम जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिर्पित किया? 1954 में। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिर्पित किया? 1954 में। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 में। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। सिक्किम। संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? 35वां। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? 35वां संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1971 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1971 में। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? गोवा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 56वें संशोधन के तहत गोवा को, 55वें संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को, 53वें संशोधन के तहत मिजोरम को एवं 36वें संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? धौर आयोग की सिफारिश पर। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? धौर आयोग की अनुशंसा पर। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्न में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? पुदुचेरी। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? पुदुचेरी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। पेज नंबर 148 पढ़ेंगे। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया? 2000 ईस्वी में। 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन 2000 ईस्वी में किया गया। किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत से। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है
संसद में साधारण बहुमत से। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? पुदुचेरी को। किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? पुदुचेरी को। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है? नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है? नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत राज्य बन गया। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत राज्य बन गया। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया में के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी, गलत है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, सही है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं के नामों में फेरबदल कर सकती है, सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद पेश नहीं किया जा सकता है, सही है। इस प्रकार की कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद पेश नहीं किया जा सकता है, सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल में निर्दिष्ट कर सकता है, सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगा, ये गलत है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्य की नहीं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं में बदलने के लिए राज्य की किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्य की नहीं। राज्य विधान सभा के सदन की है, राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं है, राज्य की नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य का नहीं सहमति की आवश्यकता है। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश है। कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश है। ये अनुच्छेद 10 में दिया गया नागरिकता। अनुच्छेद 10 में दिया गया क्या? नागरिकता। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 11 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 के तहत। भारतीय नागरिक नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिक बनने की निम्न शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। नागरिक बनने की निम्न शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। नागरिकता के लोप होने का नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर।
एक व्यक्ति नागरिकता के आधार अधिकार कैसे खो सकता है? ये कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व। कौन सा शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिवास, पंजीकरण एवं वंशाक्रम है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से एवं देशीयकरण से। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 1950 के नागरिकता कानून में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई 1955 के नागरिकता के कानून में। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, इस आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है जब वह यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो नागरिकता जा सकती है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो भी नागरिकता खत्म हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुँचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो नागरिकता खत्म की जा सकती है। इस पर इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूहों को नागरिकता प्रदान करना। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर एवं वंचित किए जाने पर। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान एवं युद्ध के दौरान। किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान एवं युद्ध के दौरान। किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान एवं युद्ध के दौरान। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 में। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 में। पढ़ेंगे पेज नंबर 149 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? 1955 में। किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का।
भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिकता किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा एवं पंजीयन द्वारा। नागरिकता किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा एवं पंजीयन द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। सही है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2 के। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2 के। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है मूल अधिकारों से। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सार्वजनिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। पढ़ेंगे पेज नंबर 150 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24 में। 24 है। 24। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24 है। कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? मूल अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है उपयुक्त दोनों में परास्तात उच्चतम न्यायालय पर एवं उच्च न्यायालय पर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन।
कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकार का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम व उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। यह संविधान के भाग 3 में वर्णसूचित है, सही है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथन है, यह राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है, सही है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15 व 16 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15 व 16 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता एवं सामाजिक समानता। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता एवं सामाजिक समानता। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? समता का अधिकार के अंतर्गत है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? समता का अधिकार के अंतर्गत है। निम्न अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 19 है, कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19 जो है भिन्न वर्ग में आता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16 एक जैसा है, पर अनुच्छेद 19 जो है यह भिन्न है। यह क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता एवं ये सबसे संबंधित है। कौन भिन्न अनुच्छेद 19 जो है भिन्न अनुच्छेद में आता है।
इस प्रकार से आज का जो पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास है यह ख़त्म हो चुका है। ये आज का लगभग ये दूसरा वीडियो था और पेज नंबर इसमें 141 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को देखे हैं और हर एक प्रश्न को 2 बार रीड किए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि मोटिवेशन हमें मिलेगा, और लाइक भी कीजिएगा, और नए हैं तो आप लोग इस चैनल पर को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।